इसके पहले वीडियो में हमने किसके ऊपर देखा, ये आपका चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है, एक परागकोश की संरचना कैसे होती है, अंदर से परागकोश कैसे होता है, बाहर से परागकोश कैसे होता है। अब उसमें हमें क्या पढ़ना है कि परागकण बनता कैसे। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा था कि लघु बीजाणु, पहले किसका निर्माण होता है कि प्रत्येक परागकोश में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। उन्हीं प्रकोष्ठों को क्या बोला जाता है, लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। उसी लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता था, लघु बीजाणु का। और लघु बीजाणुधानी जब अपरिपक्व होती है तब उसे लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। और जैसे ही वो परिपक्व हो जाती है वो क्या हो जाती है, परागपुटी बन जाती है। और जब लघु बीजाणुधानी क्या थी, अपरिपक्व थी, तो पराग, तब उसे क्या कहते थे, लघु बीजाणुधानी कहते थे। और उसके अंदर जो कण बनता था उसे क्या कहते थे, लघु बीजाणु कहते थे। और जैसे ही लघु बीजाणु क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, उसे परागपुटी कहेंगे। और उस कण को जब वो अपरिपक्व था तो लघु बीजाणु कहते थे, और परिपक्व होने के बाद वो क्या बन जाता था, परागकण बन जाता था। वो कैसे परागकण बनता है वो आप इसमें समझेंगे, ठीक है। किस प्रकार से कोई लघु बीजाणुधानी किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु का। और वो लघु बीजाणु कैसे परिपक्व होकर परागकण बनता है वो हम समझते हैं। और आपको मालूम है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि परागकण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि परागकण क्या होता है, पुष्प में किसका प्रतिनिधित्व करता है, नर युग्मकोद्भिद का। किसका, नर युग्मकोद्भिद का। ध्यान दीजिएगा, अभी परागकण क्या है, अभी ये नर युग्मक नहीं बना है, अभी ये क्या है, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक को उद्भिद करने वाला, पैदा करने वाला। अब देखिए परागकण जो नर युग्मक होता है वो कहाँ होता है, वो परागकण के अंदर होता है। कैसे होता है वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान लगा के पढ़िएगा। तो देखिए ये क्या है, एक परागकोश की क्या है, संरचना है। जैसे पिछले वीडियो में आपने क्या किया था, समझा था कि इसको हमने काट दिया है ना, एक परागकोश को आपने क्या कर दिया, काट दिया। अब उसके अंदर की संरचना आप इसे जानते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे ही लघु बीजाणुधानी। जब आप उसको तोड़ के, इसका स्ट्रक्चर हमने तोड़ के समझा था, तो इसे ही लघु बीजाणुधानी या इसे ही कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कहने का मतलब है कि यही लघु बीजाणुधानी किसकी उत्पत्ति करती है, लघु बीजाणु की। कैसे उत्पत्ति करती है आप एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही लघु बीजाणुधानी किसकी, भाई आपने जब वो फिगर पढ़ा हुआ था, आपने ये वाला फिगर जब पढ़ा था, ठीक है, ये वाला फिगर, भाई ये वाला नहीं पढ़ा था हमने। तो यहां लघु बीजाणु पाए जाते थे ना। तो ये क्या थे, ये एक लघु बीजाणुधानी, ये एक दूसरी लघु बीजाणुधानी, ये तीसरी और ये चौथी, ये प्रकोष्ठ हो गया। तो ये देखिए एक पाली इधर हो गई, एक पाली इधर। तो एक पाली में कितने प्रकोष्ठ पाए गए, एक इधर और एक इधर। तो कितने हो गए, 2। और दूसरा इधर देख लीजिए, एक इधर और एक, है ना, मतलब 2, 1 1 2 1 1 2। तो पालियां कितनी बनी, 2। और प्रकोष्ठ कितने बने, 4। और एक पाली में कितने बने, 2। दूसरी पाली में कितना हुआ, 2। लेकिन अब यही तो लघु बीजाणु था भाई, आगे यही तो लघु बीजाणु था। जब ये क्या था, जब हमने इसको तोड़ के देखा वही लघु बीजाणु था। तो यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसका निर्माण करती है, आगे चल के लघु बीजाणु का। कैसे करती है वो समझते हैं। तो ये समझ गए आप, ये संयोजी जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। वो डंठल जहां लगा हुआ होता है वही उसका संयोजी होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए, अब हमने इसको तोड़ दिया, पहले जैसा हमने बना लिया, जैसे पहले हमने इसको काटा हुआ था। अब देखिए ये क्या है, होता क्या है, इसे क्या बोला जाता है, बीजाणु जन्म। जो बीजाणु को क्या करता है, जन्म देता है। ऊतक आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ऊतक चल के किसका निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंग का। तो वैसे ही ये बीजाणुजन ऊतक आगे कैसे निर्माण करता है समझते हैं। तो ये जो बीजाणुजन, बीजाणु को जन्म देने वाला, बनाने वाला जो ऊतक है वो किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा। देखिएगा आपने पढ़ा होगा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन क्या होता है? वह विभाजन है ना जब दो या दो से अधिक जब कोई कोशिका कितने भागों में टूट जाती है? दो भागों में टूट जाती है, उसे क्या कहते हैं? समसूत्री। कोशिकाओं का बंटना, कोशिकाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। तो जब कोई कोशिका कितने भागों में टूट जाती है? दो भागों में टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? समझिए क्या बता रहा था मैं कि जब कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजित होना, बंट जाना, तो जब कोई कोशिका, यहां समझिए कि अगर कोई कोशिका कितने भागों में टूट गई? दो भागों में टूट गई। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है। पहला होता है सूत्री, ठीक है, या उसे समसूत्री बोला जाता है, और दूसरा क्या होता है? अर्धसूत्री। दूसरा क्या होता है? समझिएगा बात। तो सूत्री विभाजन, जब कोई कोशिका, ऐसा विभाजन जिसमें कोई कोशिका टूटकर कितनी कोशिका का निर्माण करती है? दो कोशिका का निर्माण करती है। अर्थात कोई कोशिका दो कोशिकाओं को जन्म देती है, वह विभाजन कैसा कहलाता है? सूत्री या समसूत्री विभाजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे गलतियां कहां होती है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या भी नहीं बदलती। समझ लीजिए बात को। सूत्री विभाजन क्या होता है कि जब कोई कोशिका दो कोशिकाओं या एक कोई कोशिका कितनी कोशिकाओं को जन्म देती है? दो कोशिकाओं को जन्म देती है, तो इस विभाजन को क्या बोला जाता है? सूत्री विभाजन बोला जाता है। लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 नहीं महापुरुषों, ये बदलती नहीं है, ये जनक के समान होती है। कैसे? तो मानो कि मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए जैसे क्या होता है, अगर मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य में कौन सा विभाजन होता है जनन के दौरान? तो अर्धसूत्री होता है। अगर समसूत्री हो जाता तो क्या मान लेते हैं? मात्र कोशिका के पास कितनी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46। अगर यहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, अगर यहाँ समसूत्री हो, तो मान लेते हैं जब भ्रूण का निर्माण होता है वहां समसूत्री विभाजन हो, तो क्या होगा कि यहाँ देखिए मात्र कोशिका के पास कितना गुणसूत्र? पहले कोशिका, एक कोशिका बट गई बाबू, चलो दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। अब बात आई गुणसूत्र बटने की, तो गुणसूत्र कितना होता है? इसमें जितना जनक के पास गुणसूत्र होगा उतना किसके पास होगा? संतति के पास, संतान। भाई जितना मेरे मम्मी पापा के पास गुणसूत्र होगा वही मेरे पास गुणसूत्र हुआ, तो ये कौन सा कोशिका विभाजन? सूत्री, समसूत्री या सूत्री विभाजन हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अब सोचिए, तो हमारा निर्माण आपने पढ़ा होगा कोशिका सिद्धांत, किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से हुआ। तो हम बहुकोशिकीय, हमारा निर्माण कोशिकाओं से हुआ। तो भाई मम्मी पापा दोनों की कोशिका है, एक मम्मी का हो गया, एक पापा। अब पापा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? अपने अपने पापा का बताओ। 46, सबके पापा 46 है, इसमें कौन होगा भाई माप, है ना? 46 तो 46, अगर मम्मी पापा का 46 हो, 46 हो, अगर यहाँ अर्धसूत्री विभाजन ना हो के समसूत्री विभाजन होगा, तो 46 इनका जितना जनक में रहेगा संतति में उतना ही जाएगा। 46 मम्मी का और 46 पापा का, कितना हो गया? अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 92। आपने किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 92 हो? 47 हो गई तो गड़बड़ा जाएंगे, 45 हो गई तो गड़बड़ा जाओगे। समझ रहे हैं ना? चलिए जब मैं आपको ये आनुवंशिकता पढ़ाऊंगा तो ये कैसे गड़बड़ हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइसफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, आप उसमें पढ़ेंगे कि गुणसूत्र जब बढ़ जाता है तब उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना? ये रोग है आनुवंशिकता, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ गया। तो सूत्री विभाजन समझ में, देखिए सूत्री विभाजन समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सूत्री विभाजन में होता क्या है, जिसमें कोशिकाएं कितनी बनती हैं? 2 बनती है। सम संख्या कौन सी है? आप सम की पहचान कैसे करते हो? वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो 2 खुद ही सम संख्या है। तो जब कोई कोशिका कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है? 2 कोशिका का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? समसूत्री या सूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सूत्री विभाजन में या समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। जितनी जनक के पास गुणसूत्र की संख्या होगी उतनी ही किसके पास होगी? संतति के पास होगी। क्लियर हुआ बात? क्लियर है?
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना भाई। देखो अगर जितना जनक के पास, मम्मी पापा के पास जितनी मम्मी पापा की कोशिकाएं बट के संतति कोशिका का निर्माण करेंगी। जब एक कोशिका कितनी कोशिका का निर्माण करे? 2 कोशिका का निर्माण करे, वह क्या कहलाता है? सूत्र विभाजन। लेकिन इसमें एक चीज नहीं बदलती, वो क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या जनक के समान होगी। जितनी मम्मी पापा में गुणसूत्र की संख्या होगी वो एकदम नहीं बदलेगी। लेकिन यही अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात कर ले तो इसमें क्या होता है कि एक कोशिकाओं से कितनी कोशिका का निर्माण होता है? 4 कोशिका का निर्माण होता है। कितनी कोशिका का? 4 कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी, अर्ध आधी हो जाती है। ऐसा कोशिका विभाजन या कोशिका का ऐसा बंटवारा जिसमें क्या होता है? कोशिका, एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण? मात्र का मतलब जो जन्म देती, यहां आपने लिखा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। वह कोशिका जो क्या करती है? लघु बीजाणु को क्या करती है? जन्म देती है, बनाती है ना? मात्र ही, माता ही तो जन्म देती है, इसमें कोई ऐसा है? गुड, समझदार हो आप, है ना? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो मात्र को, वह कोशिका जो किसको जन्म देती है? लघु बीजाणु बनाती है, पैदा करती है, वो क्या कहलाता है? मात्र कोशिका कहलाती है। वैसे ही जब कोई मात्र कोशिका को ना विभाजित होकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है? 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूत्र विभाजन में आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती, लेकिन सूत्र विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। अगर मनुष्य की बात कर लें तो यहाँ मम्मी पापा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। तो यहाँ मम्मी का भी कर लीजिए, पापा का भी कर लीजिए भाई। चलो ऐसे कर लेते हैं दूसरी तरह से। अब यहाँ मम्मी का 46, यहाँ पापा का 46, तो आधी होगी तो 23 मम्मी का और 23 पापा का, बराबर कितना हो गया? 46, आधी हो जाती है। तो मनुष्यों में कौन सा विभाजन? जनन के दौरान हर जगह मनुष्य में, याद रखिएगा, मनुष्य के हर अंग में या हर क्रिया में कौन सा विभाजन होता है? सूत्री विभाजन होता है। लेकिन जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। मनुष्य में क्वेश्चन बनेगा आपका कि मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन कहां पाया जाता है? तो आप कहेंगे जनन के दौरान। जनन मतलब जब किसी चीज की क्या होती हो? उत्पत्ति होती है, कोई चीज पैदा होती है, कोई चीज बनती है, उसमें किसका निर्माण कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। जनन के दौरान, एकदम आसान शब्दों में समझिए कि जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर हुआ कोशिका विभाजन? चलिए आगे समझते हैं कि होता क्या है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आगे कैसे, ये वाला हम पढ़ रहे थे पॉइंट, ठीक है? तो देखिए अब क्या होता है कि जो ये बीजाणुजन ऊतक होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, देखिए याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? याद रखिएगा कितनी कोशिकाएं? 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2। लेकिन अगर वही आप कहेंगे कि बीजाणुजन ऊतक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा क्या करता है? 2 कोशिकाओं की उत्पत्ति करता है। और ये दोनों कोशिकाएं, अभी ये एक कोशिका एक भाग लेके चल रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन छोड़ रहे, जैसे इधर हो रहा है वैसे इधर होगा। समझ रहे हैं ना? हमें पढ़ना क्या कि परागकण बनता कैसे है, ठीक है? तो देखिए कि बीजाणुजन ऊतक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा किसका निर्माण करता है? कितना? एक को। देखिए ये बीजाणुजन ऊतक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है? 2 कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, जो आगे चल के फिर अर्धसूत्री, अब ये कोशिका, इन कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। ये भाई अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बना दिया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा 2 कोशिका बना दिया। अब आगे ये चल के किसका निर्माण कर रही है? अब ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है बहनी? 4 कोशिकाओं। लेकिन याद रखिएगा ये अर्धसूत्री विभाजन कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। क्लियर है? अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा किसका निर्माण हो गया? कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 4 कोशिकाओं का। याद रखिएगा केवल ये एक कोशिका का आपने पढ़ा है। अभी इधर भी वही वाला मामला होगा, इधर भी 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। और याद रखिएगा कि यही चारों कोशिकाओं को हम एक रूप में क्या कहते हैं? इन्हीं चारों कोशिकाओं को, ये जब कोशिकाएं, याद रखिएगा कि जब ये चारों कोशिकाएं एक साथ होती हैं, कच्चा 12, ये बार बार पूछा जाता है चतुष्टक क्या है? चतुष्ट क्या है? चतुष्टय क्या है?
समझ रहे हैं? चतुष्टक, चतुष्ट, चतुष्क, याद हो रहा है? चतुष्टक, चतुष्टक, चतुष्टय और चतुष्क। ये पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि अर्धसूत्री सेकंड द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं जब वो एक साथ रहती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? चतुष्क बोला जाता है। या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा बनी कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय द्वारा बनी कोशिकाएं जब एक समूह में होती हैं उसे क्या बोला जाता है? उस समूह को क्या बोला जाता है? चतुष्क, चतुष्टय या चतुष्टक। क्लियर हुआ? तो अब यही देखिए, अब क्या हुआ, यहां से समझते हैं इसे क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे हम दूसरी भाषा में यहां से समझेंगे। अब इसके यहां से आगे तो ये बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करता है और आगे चल के ये किसका निर्माण करती हैं? दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है? 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन्हीं चारों कोशिकाएं, ये चारों कोशिकाएं जब आगे चल के साथ समूह में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? चतुष्क बोला जाता है या चतुष्टय बोला जाता है। अब इधर भी चतुष्टय, अब ये भी तो अभी बटेगा, लेकिन हम एक भाग को लेके चलते हैं। अब यही चारों कोशिकाएं बाद में जब परिपक्व होकर अलग होती हैं, यही चारों कोशिकाएं यहाँ जो साथ में है, ये आगे चल के जब क्या होंगी? परिपक्व होकर अलग होंगी, तो जितनी कोशिकाएं हैं वो एक एक परागकण का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। समझ रहे हैं परागकण कैसे बनता है? तो आप कहेंगे कि लघु बीजाणुधानी। अब इसको यहां से समझेंगे कि बीजाणुजन जो ऊतक होता है वो कितने भागों में? वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है और वो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा किसका निर्माण कर देती है? किसका भाई? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और यही कोशिकाएं साथ में जब रहती हैं तो इसे चतुष्क, चतुष्टय या चतुष्टक बोला जाता है। और यही कोशिकाएं जब परिपक्व होने के बाद अलग होती हैं तो अलग अलग होकर ये किसका निर्माण करती हैं? याद रखिएगा कि एक एक कोशिका एक एक परागकण का क्या करेगी? निर्माण करेगी। क्लियर हुआ? फटाक से नोट करो। नोट, वाह दैट्स गुड। नोट है आपका? देख लो फिर। अब समझ लेते हैं, पॉइंट को समझ लीजिएगा। तो दिया है पहला पॉइंट कि बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, यहां समझिएगा कि बीजाणुजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है? चतुष्टय का। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, पॉइंट समझिए, यहां मैं आप लिख सकता हूं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए अर्धसूत्र क्या है? बीजाणुजन कोशिका। ये सभी तो बीजाणुजन ऊतक कोशिकाएं ही तो है भाई। इससे बना ये, इससे बना ये, तो ये तो यही वाली कोशिका है ना। तो बीजाणुजन, देखिए बीजाणुजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री सेकंड द्वारा, आप अर्धसूत्री भी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसका निर्माण करती भाई? चतुष्टय का। याद रखिएगा जब ये साथ होंगी तभी इन्हें चतुष्टय बोला जाएगा। और जैसे ही अलग हो गई, परिपक्व हो गई, वो क्या कहलाएंगी? परागकण कहलाएंगी। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका, ये प्रत्येक कोशिका क्या है? पराग मात्र कोशिका के नाम से जानी जाती है। इस प्रत्येक कोशिका को हम क्या कहेंगे? पराग मात्र कोशिका। मात्र कोशिका जहां लग गया इसका मतलब उसको पैदा करने वाली, उसको बनाने वाली मात्र। मात्र मतलब क्या है? पराग मात्र कोशिका। तो ये प्रत्येक एक कोशिका किसका निर्माण करती है? परागकण का निर्माण करती है। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक पराग कोशिका, पराग मात्र कोशिका किसका निर्माण करती भाई? किसका निर्माण करती है? पराग। देखिए प्रत्येक जो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा जो कोशिकाएं बनी है इन्हें क्या बोला जाता है? पराग मात्र कोशिका बोला जाता है। और यही पराग मात्र कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है? परागकण का निर्माण करती है। अगला पॉइंट कि लघु बीजाणु जनन। अब पूछ दिया कि ये पूरा प्रोसेस जानते हैं क्या है? अभी तक जो आपने टोटल प्रोसेस पढ़ा है ये क्या है? ये लघु बीजाणु जनन है। क्या है? लघु बीजाणु जनन। देखिए जनन जहां आ गया वो पैदा करने की बात है। तो लघु बीजाणु का पैदा होना, लघु बीजाणु कैसे बनता है आपको मालूम है? वही लघु बीजाणु जब लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती तो वही लघु बीजाणु क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। कहलाता है भाई। अरे लघु बीजाणुधानी परिपक्व होने के बाद क्या बन जाती है? परागपुटी बन जाती है। और लघु बीजाणु आगे चल के क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? परागकण बन जाता है। तो आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं पराग है ना, परागकण जनन कह सकते हैं, है ना।
लेकिन लघु बीजाणु जनन, तो आपसे पूछेगा कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि पराग मात्र कोशिका के द्वारा, पराग मात्र कोशिका के द्वारा पराग कण का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। फिर से समझेंगे कि ये देखिए इस कोशिका को क्या बोला जाता है, पराग मात्र कोशिका बोला जाता है। तो कहेंगे कि पराग मात्र कोशिका के द्वारा पराग कण का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, 4 कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है भाई, 4 कोशिकाओं के समूह। जब ये कोशिकाएं साथ होती हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, चतुष्टक। क्या बोला जाएगा, चतुष्टक, चतुष्ट है ना, या चतुष्क या चतुष्टक। क्लियर है। 4 कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, चतुष्टक। अब अगला पॉइंट है, अब पराग कण बन चुका है, तो पराग कण का बनना समझ में आ गया। एक बार लाइटली समझ लीजिएगा कि बीजाणु जन्म ऊतक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, और वो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा किसका निर्माण करती हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इन चारों कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, पराग मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। और यही पराग मात्र कोशिका आगे चलकर विकास कर कर किसका निर्माण करती हैं, पराग कण का निर्माण करती हैं। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि पराग कण क्या होता है। सबसे जरूरी पूरे चैप्टर में आप इसी के लिए सब कुछ पढ़ रहे हो कि पराग कण क्या होता है, पराग कण क्या काम करता है, परागण को कितने दिनों तक रखा जा सकता है कि नहीं। देखिए हमने पढ़ा था कि पराग कण क्या होता है, नर युग्मक होता है। नहीं, पराग कण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। समझिए, पराग कण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद। याद रखिएगा ये वर्ड कि पराग कण नर युग्मक नहीं, नर युग्मकोद्भिद होता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब ये युग्मक नहीं करता, ये जोड़ा नहीं बनाता, बल्कि इसके अंदर क्या रहता है, युग्मक रहता है जो जोड़ा बनाता है। समझ रहे ना। ये नर युग्मकोद्भिद, युग्मक को उद्भिद करने वाला पराग कण नर युग्मक को क्या करता है, पैदा करता है, जन्म देता है। समझ रहे हो। चलो इसको मिटाता हूँ फटाक से, अब फिर सब पढ़ते पराग कण। देखिए अभी हमें क्या पढ़ना है कि परागकण। आपने पढ़ लिया कि परागकण किस प्रकार से बनता है। ठीक है। क्या होता है, बीजाणु जन्म ऊतक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, और फिर वो दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और वो कोशिकाएं जब साथ होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चतुष्टक बोलते हैं या चतुष्क बोला जाता है। वही प्रत्येक कोशिका, उन्हीं कोशिकाओं को पराग मात्र कोशिका बोलते हैं, और वही पराग मात्र कोशिका आगे चल के किसका निर्माण करती है, परागकण का। अब हम जानते हैं कि परागकण क्या होता है, परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण क्या काम करता है। तो देखिए एक परागकण के बाहर या परागकण में कितनी परतें पाई। याद रखिएगा कि परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मक नहीं होता। ठीक है। नर युग्मकोद्भिद होता है, उसके अंदर नर युग्मक होता है, जो आप इस वीडियो में समझ जाओगे। ठीक है। तो समझिए कि क्या होता है कि परागकण में कितनी परतें पाई जाती हैं, 2 परतें पाई जाती हैं। बाहर वाली परत को बाह्यचोल और अंदर वाली परत को क्या बोला जाता है, अंतःचोल के नाम से जाना जाता है। बाह्य परत क्या होती है, बाह्यचोल, और आंतरिक परत को किस नाम से जाना जाता है, अंतःचोल के नाम से जाना जाता है। और जो आंतरिक परत, जो अंतःचोल होती है, वो सेल्यूलोज की बनती है। कभी कभार कुछ संस्कार आपको ले डूबते हैं। आइए। ठीक है। हाँ ठीक है, आपको दिखाना चाहिए डिसिप्लिन, लेकिन हर जगह। ठीक। चले फिलहाल समझते क्या है कि परागकण में कितनी परतें पाई जाती बाबू, 2 परतें पाई जाती हैं। एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, अंतःचोल बोला जाता है, और बाह्य परत को क्या बोला जाता है, बाह्यचोल के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो बाह्यचोल होती है वो किसकी बनी होती है। तो बाह्यचोल, बाहरी जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की। समझिए किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन। और पृथ्वी पर अभी तक कोई
एंजाइम नहीं बना जो, या कोई ऐसा एसिड नहीं बना, कोई ऐसा अम्ल नहीं बना जो उस परत को तोड़ दे। समझ रहे हैं? अगर परागकण पे कोई एसिड भी पड़ जाता है तो उसकी बाहरी परत जो किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। कोई पदार्थ, कोई एंजाइम अभी तक नहीं बना जो स्पोरोलेनिन की परत को क्या कर दे, तोड़ दे। परागकण लाखों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? परागकण कितने वर्षों तक, लाखों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और उनको जीवित जो जीवित नहीं रह सकते उन्हें भी जीवित रखा जा सकता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्या समझना है कि परागकण को दो परत, परागकण में दो परतें पाई जाती हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य परत को बाह्यचोल, आंतरिक परत को अंतःचोल के नाम से जाना जाता है। और बाह्यचोल किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है, जबकि अंतः परत या अंतःचोल किसकी बनी होती है, सेलुलोस और पेक्टिन की बनी होती है। याद रखिएगा, आप जब कोशिका भित्ति पढ़ रहे थे, कोशिका पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोस। ये क्या है, सेलुलोस और पेक्टिन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि परागकण के बाहर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना, जो क्या होती है, किसकी बनी होती है, बाहर वाली स्पोरोलेनिन की बनी होती है, और अंदर वाली किसकी बनी होती है बाबू, सेलुलोस की। यहां तक क्लियर है? याद रखिएगा कि स्पोरोलेनिन क्या होता है, स्पोरोलेनिन को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई एंजाइम अभी तक पृथ्वी पर ज्ञात नहीं है जो स्पोरोलेनिन को तोड़ दे, विखंडित कर दे, खंडित कर दे। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक पूछा जाता है बार बार, जनन छिद्र किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि परागकण के चारों तरफ, देखिए ये हो गया भाई परागकण, ठीक है, ये परागकण। अब परागकण के बाहर कौन सी परत है, स्पोरोलेनिन की परत भाई, जिसको बाह्यचोल बोला जाता है। उसे जब उसके बाहर किस चीज की बनी परत होती है, तो स्पोरोलेनिन की। अब जहां जहां, जैसे ये परत होगी, अब जहां जहां स्पोरोलेनिन पाया गया, यहाँ स्पोरोलेनिन हो क्या, कहीं कहीं नहीं रहता है ना, जो मैंने आपको फिगर बनाया हुआ देखिए यहाँ पे, जहां जहां पे क्या है, देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये किसका बना हुआ है, स्पोरोलेनिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, स्पोरोलेनिन का बना हुआ है, स्पोरोलेनिन का। और इसके बीच में जो जगह खाली है, जहां जहां स्पोरोलेनिन नहीं होता, उसी को क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है जनन छिद्र। बार बार पूछा जाएगा कि जनन छिद्र किसे कहते हैं, जनन छिद्र कहां पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि परागकण के बाहर दो परतें या परागकण के बाहर परत होती है जो स्पोरोलेनिन की बनी होती है। लेकिन अगर जहां ये स्पोरोलेनिन नहीं पाई जाती, वहीं किसका निर्माण होता है, जनन छिद्र का। जहां पे आप कहेंगे कि जहां पर स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता, उसे हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ये पॉइंट परागकण के बारे में क्लियर है। देखिए परागकण में कितनी परतें पाई जाती हैं, दो परत, एक होती है बाह्य परत, एक होती है आंतरिक परत। और बाह्य परत को क्या बोला जाता है, बाह्य परत को क्या बोला जाता है, बाह्यचोल बोला जाता है, जो बनी किसकी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। और अंदर वाली को, अंदर परत को, आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, अंतःचोल बोला जाता है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? तो बाह्य परत किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की, और अंतः परत किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो कि क्या है, क्या है भाई, प्रोटीन है। क्लियर हुआ? अब जहां पे स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र। और स्पोरोलेनिन को तोड़ने वाला पृथ्वी पर अभी तक कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है। मतलब पृथ्वी पर ज्ञात जितने भी प्रकार के एंजाइम को हिंदी में क्या बोला जाता है, विकर के नाम से जाना जाता है। एंजाइम को हिंदी में क्या बोला जाता है, विकर। क्या बोला जाता है, विकर। ठीक है, जो विभिन्न क्रियाओं को कराता है। अब समझ गए? तो स्पोरोलेनिन को आज तक पृथ्वी पर अभी तक ज्ञात कोई भी पदार्थ उसे तोड़ नहीं पाया। अब समझते हैं, मैंने आपको बताया कि परागकण क्या होता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मक नहीं होता। तो कैसे नर युग्मक का निर्माण करता है वो समझते हैं। ये हो गया एक परागकण का फिगर। अब इसमें, इसके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती हैं, रसधानियां पाई जाती हैं। वैक्यूल आप जानते हो, रसधानी। जब आप कोशिका का फिगर बनाते हैं तो आप उसमें देखते हैं बड़े बड़े रसधानी, खाली स्थान, वैक्यूल्स पानी को अवशोषित करके रखते हैं। वैक्यूल खाली स्थान, कोशिका के अंदर खाली स्थान को वैक्यूल के नाम से जाना जाता है, रिक्तिका के नाम से जाना जाता है, रसधानी के नाम से जाना जाता है। इसे रिक्तिका, रसधानी और इंग्लिश में से बोलते हैं वैक्यूल।
आपको बार बार कभी कभार हिंदी में भी वैक्यूल ही लिख देता है, तो आप सोचेंगे ये क्या है। तो वैक्यूल, रसधानी और रिक्तिका तीनों एक ही को बोला जाता है। तो परागकण में दो परतें पाई जाती है, अंताचोल, वाह्यचोल किसकी बनी होती मालूम है आपको। और इसमें अब आंतरिक संरचना अंदर से जाके देखेंगे तो परागकण में क्या पाई जाती हैं, रसधानियां पाई जाती हैं और एक क्या पाई जाती है, केंद्रकी पाई जाती है। आगे चल के क्या होता है, अब ये जो केंद्रकी इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। ये क्या होगा भाई, बंट जाएगा। क्या होगा, बंट जाएगा। देखिए विभाजित हो जाएगा और विभाजित होकर ये केंद्रकी कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और पहली कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो पहली कोशिका होती है कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए ये कोशिका नहीं बदलती। 70% पौधों में 70 से 60 होता है, समझ जाइएगा। तो 60 से 70 आप कह सकते हैं, 60 से 70% पौधों में ये ऐसे ही परागकण पहुंच जाता है। समझ रहे हैं, मतलब जो आपके पौधे होंगे, देखिए ये समझ गए, इसमें रिक्तिका पाई जाती है और ये क्या होता है बाद में, देखिए इसमें रिक्तिका और केंद्रकी पाई जाती है और यही केंद्रकी आके क्या हो जाता है, विभाजित होकर कितनी कोशिकाओं को बनाता है, 2 कोशिकाओं को बनाता है। पहली कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं और दूसरी कोशिका को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 60 से 70% पौधों में ऐसे ये अब ये परागकण हो गया, ये नरयुग्मक हो गया, ये सीधा प्रवेश कर गया। कहाँ पहुंचेगा, तो परागकण कहाँ पहुंचता है भाई, कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक। तो 60 से 70% पौधों में यही वाला परागकण कहाँ पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर। लेकिन अब आगे क्या होता है कि ये वाली कोशिका ऐसी ही बनी रहती है, बाद में ये वाली कोशिका क्या करती है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि परागकण के बाहर 2 प्रकार की 2 परतें पाई जाती हैं। पहली परत क्या होती है, पहली परत को बोला जाता है बाह्य परत। जो बाह्य परत किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। और दूसरी परत को क्या बोला जाता है, अंताचोल या आंतरिक परत बोला जाता है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोस और पेक्टिन की बनी होती है। और ठीक है और पृथ्वी पर कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोलेनिन को क्या कर सके, तोड़ सके। कोई ऐसा एसिड ज्ञात नहीं है जो स्पोरोलेनिन को तोड़ सके। आप यूं कहें कि परागकण को करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर है। और देखिए याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी चीज केंद्र की आगे क्या हो जाती है, विभाजित होकर कितनी कोशिका का निर्माण करती है, 2 कोशिका का निर्माण करती है। पहली कोशिका को कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को जनन कोशिका के नाम से जाना जाता है। और 60 से 70% पौधों में परागकण इसी अवस्था में वर्तिकाग्र तक जाता है, जबकि बाकी पौधों में जो 40 से 50% बचेंगे उनमें ये जनन कोशिका भी 2 कोशिकाओं में क्या होती है, विभाजित होकर क्या करती है, वर्तिकाग्र तक जाती है। वो कैसे जाती है अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिएगा।